ओके, तो स्टार्ट करते वीडियो नंबर 3, दैट आर द बीटा ब्लॉकर्स। क्या बीटा ब्लॉकर्स हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में हम क्यों दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले मैं बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, पहले बीटा ब्लॉकर्स को बताने से पहले मैं एड्रेनर्जिक सिस्टम को थोड़ा सा रिव्यू करूँगा। एड्रेनर्जिक सिस्टम क्या होता है, हमारे ANS है, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसमें दो टाइप के सिस्टम होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अभी जो है ना, ये सिम्पैथेटिक में जो है ना एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर क्या होते हैं, जिस पे जाके लाइगेंड्स अटैच होते हैं। लाइगेंड्स क्या होते हैं, जो कोई भी किसी टाइप के मॉलिक्यूल्स, ड्रग, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के लाइगेंड्स कौन से हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, या फिर जो है ना एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। क्लियर। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन जो है इसके दूसरे नाम है, होगी, ठीक है। अच्छा, इनके रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, ठीक है। मैंने बीटा ब्लॉकर्स का कहा है, तो हम सिर्फ यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी एक्टिविटी हम ब्लॉक करेंगे, ठीक। लेकिन इन बीटा ब्लॉकर्स में कौन से, बीटा 1 ब्लॉकर्स, ठीक है। क्यों बीटा 1 ब्लॉकर, क्योंकि बीटा 2 क्या है, हमारे पल्मोनरी सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट हो, उसको हम बीटा ब्लॉकर्स दे दें, ठीक है। मतलब बीटा 2 ब्लॉकर्स, अगर सर बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स, बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर मतलब कि सिर्फ बीटा 2 पे एक्ट करेंगे वो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो बीटा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स क्या करेंगे, अगर ये लंग्स है, ये पल्मोनरी सिस्टम है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स है, वो क्या करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रक्ट हो गई, एयर जाएगी नहीं तो अस्थमा का अटैक हो गया, ठीक। तो अस्थमा के पेशेंट्स को बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे, इसलिए जो है ना हम प्रेफर करते हैं कार्डियो सेलेक्टिव के। बीटा 1 का काम सिर्फ किधर है, मेजॉरिटी काम हार्ट में है, और भी फंक्शंस है वो भी इधर इसी वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अच्छा, तो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स पर है, ठीक है, बीटा 1, क्लियर। अच्छा, तो बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं, जो हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे, जो दो किस्म के मेन काम हैं जो हाइपरटेंसिव के साथ रिलेटेड है, एक जो है सिम्पैथेटिक और एक या सिम्पैथेटिक, ये स्टोरीज़ के बाद बता देता हूँ। अच्छा, दो काम किधर है, एक हार्ट पे है और दूसरा किधर है, किडनी पे है, ठीक। अच्छा, मैंने कहा है सिम्पैथेटिक सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, तो हमारी बॉडी में दो टाइप के कंपनसेटरी मैकेनिज़्म होते हैं, एक है सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑन द हार्ट, और एक है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म, ठीक है। सिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो बीटा ब्लॉकर्स के रिलेटेड है, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि हार्ट की वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सिम्पैथेटिक एक्टिविटी वेसो कंस्ट्रक्शन भी करवाती है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, इसलिए जो है मैं बीटा ब्लॉकर्स में जिक्र नहीं करूँगा, वो दूसरी सेपरेट वीडियो की अल्फ़ा ब्लॉकर्स, उसमें मैं जो ना बता दूँगा, ठीक है। अच्छा, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म क्या करता है, वो इंक्रीज़ वॉल्यूम करता है, किसका वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है। उसके अलावा वो भी जो है ना वेसो कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है, लेकिन वो भी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम की वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी हम वॉल्यूम की वजह से हाइपरटेंसिव प्रिवेंट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनमें जो ये प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। अब हार्ट है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट में है, किडनी है तो ये, ठीक। अच्छा, तो फिर स्टार्ट करते हैं, पहले सिम्पैथेटिक एक्टिविटी हार्ट वाली बताता हूँ। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें ये हार्ट हो गया, ठीक है। हार्ट में दो किस्म के रिसेप्टर्स आते हैं, इधर है बीटा 1 और इधर AM2, ठीक है। जिस तरह मैंने ऊपर बताया था कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, ठीक है। ये क्या है, ये एड्रेनर्जिक सिस्टम है, ठीक है। इसकी तरह एक और है कोलिनर्जिक सिस्टम, ठीक है, जिसमें जिसका न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन किस रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। ये ANS में इसकी डिटेल है, ठीक है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ M की डिटेल है। तो एसिटाइलकोलिन जाके इस पे अटैच होता है, एसिटाइलकोलिन जब इस पे अटैच होगा तो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ कराएगा, ठीक है। यहाँ पे बीटा 1 पे जब एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन या जो भी नॉरएपिनेफ्रिन जो जाके अटैच होगा, तो ये क्या करेगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करेगा, क्लियर। अब इस हाइपरटेंसिव पेशेंट इस पे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। अब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी का हाइपरटेंसिव के पेशेंट के साथ क्या काम है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मतलब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ तो ब्लड पंप
क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, बहुत फास्टर हो गया, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो गया हमारा, ज़्यादा हो गया। तो हाइपरटेंसिव के पेशेंट में क्या होता है, ब्लड प्रेशर ही ज़्यादा होता है ना, ग्रेटर देन 140 सिस्टोलिक एंड ग्रेटर देन 90 डायस्टोलिक, ठीक है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे बीटा 1 की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। अब बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, वो जाके बीटा 2 बीटा 1 की एक्टिविटी, ठीक है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स मैंने कहा है, ठीक। ये एक्टिविटी ख़त्म कर दी, मतलब ये ख़त्म हो गया, तो ये डोमिनेंट हो गया ना, ठीक है। तो मतलब पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी जो थी, ठीक है, ये पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी है, वो क्या हो गई, डोमिनेंट हो गई। तो जब ये डोमिनेंट हो गई तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या, कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ हो गई, पंप डिक्रीज़, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़। क्लियर। तो ये हो गया एक फंक्शन जो हार्ट वाला था, वो हमने कर लिया, ठीक। अब दूसरा है किडनी वाला। किडनी क्या रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। अब बीटा 1 के रिसेप्टर्स किडनी में किधर होते हैं, रेनिन में, ठीक है। जो रेनिन को क्या करते हैं, एक्टिवेट। क्लियर। रेनिन एक्टिवेट हो गया तो रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करेगा, जो बना देगा एंजियोटेंसिन 1, और फिर ये क्या बना देगा, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, एल्डोस्टेरोन की बायोसिंथेसिस करता है। एल्डोस्टेरोन बायोसिंथेसिस से क्या होगा, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। वो सोडियम एब्जॉर्ब होगा, साथ वाटर भी चला जाएगा, वाटर आया, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़। और ये नॉर्मल ब्लड वेसल थी, अब उसमें क्या हो गया, पानी ब्लड ज़्यादा हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, इसकी वजह से वो हाइपरटेंसिव हो गया। तो बीटा 1 ब्लॉकर्स की वजह से ये ब्लॉक थे, सारा प्रोसेस ब्लॉक। वॉल्यूम इंक्रीज़ था, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। क्लियर। तो इस तरह बीटा ब्लॉकर्स जो है ना, इस तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये सारे मेन फिजियोलॉजी, थेरेपेटिक यूज़ सब कुछ इसमें हो गए, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स असल में यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एएनएस में ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस यहाँ पे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ही सीख लेते हैं, ठीक। इनके अपने फार्माकोकाइनेटिक्स, वर्डवर्थ इफेक्ट और सारी चीज़ें वो जो है ना एएनएस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एएनएस में ही सेपरेटली मैं बहुत ही डिटेल में कर दूँगा, ठीक। यहाँ पर सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें कि एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट को हम बीटा ब्लॉकर दे रहे क्यों हैं, किस किस जगह पे एक्ट करेंगे, किस तरह मदद करेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे इधर इस बीटा ब्लॉकर्स के टॉपिक को एंड करते हैं।